नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारतीय चुनावों में कथित अनियमितताओं के जो दावे हाल में सामने आए हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हैं और खास तौर पर कर्नाटक के महादेवापुरा मामले का एक काफी विस्तृत विश्लेषण भी है। हाँ, वो विश्लेषण काफी डिटेल में है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन आरोपों की तह तक जाएं, समझें कि क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला सीधा जुड़ता है मतलब हमारे लोकतंत्र के उस बुनियादी सिद्धांत से, एक व्यक्ति एक वोट। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए मतदाता सूची की जो पवित्रता है, उसकी जो अखंडता है, वो तो मतलब बुनियाद है। सही बात। अगर उस पर सवाल उठते हैं तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं और इन स्रोतों में यही चिंता जताई गई है। तो चलिए देखते हैं कि शक कहाँ से शुरू होता है। स्रोतों में पहला सवाल ये उठाया गया है कि बीजेपी कथित तौर पर सत्ता विरोधी लहर से बार बार कैसे बच निकलती है। मतलब आमतौर पर तो हर पार्टी को इसका सामना करना पड़ता है। हाँ, ये एक पैटर्न नोट किया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि जनमत सर्वेक्षण कुछ और कहते हैं और नतीजे कुछ और आते हैं। जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश का हल्का सा जिक्र आता है। जी, वो विसंगतियों की बात हुई है। फिर ये जो इतने लंबे मतलब कई कई चरणों में चुनाव होते हैं, इस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। हाँ, उस पर भी चर्चा है। और महाराष्ट्र वाला मामला तो और भी ध्यान खींचता है। वहाँ दावा किया गया है कि सिर्फ 5 महीनों में पिछले 5 सालों से भी ज्यादा मतदाता जोड़ दिए गए। जी, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। और फिर लोकसभा और विधानसभा के नतीजों में बड़ा फर्क देखने को मिला, ऐसा कहा गया। करीब 1 करोड़ नए मतदाताओं के जुड़ने की बात भी सामने आई है। हाँ, और इन्हीं सब सवालों के बीच, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है, चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उंगलियां उठी हैं। अच्छा। आरोप ये है कि आयोग ने मशीन से पढ़ी जा सकने वाली, मतलब मशीन रीडेबल मतदाता सूची देने से इनकार कर दिया। ओह। और जो जानकारी दी भी वो ऐसे फॉर्मेट में दी जिसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल था। जैसे 7 फुट ऊंचे कागजों के ढेर का जिक्र है। 7 फुट? बाप रे। हाँ, या फिर ऐसे कागज जो OCR फ्रेंडली नहीं थे, मतलब मशीन उन्हें आसानी से स्कैन करके पढ़ नहीं सकती। और एक और बात, मतदान केंद्रों की जो CCTV फुटेज होती है, उसे 45 दिनों में नष्ट करने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो मतलब पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। आरोप लगाने वालों का यही कहना है कि भाई पारदर्शिता और वेरिफिकेशन के लिए ये दोनों चीजें, मशीन रीडेबल डेटा और CCTV फुटेज, बहुत जरूरी हैं। और आयोग का क्या कहना है इस पर? दिलचस्प बात यह बताई गई है कि जब ये मुद्दे उठाए गए तो आयोग की तरफ से कथित तौर पर इन दावों का खंडन करने के बजाय आरोप लगाने वालों से कहा गया कि आप शपथ पत्र, मतलब एफिडेविट दाखिल कीजिए। अच्छा, मतलब खंडन नहीं बल्कि एफिडेविट की मांग, एक तरह का गतिरोध कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं उस केस स्टडी पर जिसका जिक्र इन स्रोतों में काफी विस्तार से है। महादेवपुरा, कर्नाटक। जी, महादेवपुरा। बताया गया है कि इसे इसलिए चुना गया क्योंकि पार्टी के अपने आंतरिक सर्वे कुछ और कह रहे थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल अप्रत्याशित आया, मतलब हार गए। हाँ, ये अप्रत्याशित हार वाला एंगल है। और आरोप यह है कि सिर्फ इस एक विधानसभा क्षेत्र में, जहां कुल वोट लगभग 6,26,000 थे, उनमें से करीब 1.25 लाख यानी 1,25,000 वोटों में कथित तौर पर हेरफेर की गई। 1.25 लाख वोट एक विधानसभा में, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसके लिए मुख्य रूप से 5 तरीके बताए गए हैं जिनका दावा किया गया है। पहला है डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर्स, हाँ, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर कई बूथों पर दर्ज है। गुरकीरत सिंह डांग जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनका नाम कथित तौर पर कई राज्यों के वोटिंग लिस्ट में मिला। ऐसे करीब 11,965 मामले बताए गए हैं। 11,000 से ज्यादा? ठीक है। दूसरा तरीका है फर्जी या अमान्य पते। करीब 40,000 वोटर्स ऐसे पतों पर दर्ज मिले जो या तो थे ही नहीं, जैसे हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0 मतलब? हाँ, या फिर पिता का नाम कुछ भी अजीबोगरीब लिखा है, जैसे DFO, IGA, IDF। ये क्या मतलब हुआ? या फिर पता ही मौजूद नहीं है। अच्छा, ये तो गड़बड़ी लगती है। 40,000 ऐसे वोटर्स। तीसरा तरीका है थोक वोटर, मतलब एक ही छोटे से पते पर दर्जनों वोटर। जैसे एक कमरे के पते पर 80 वोटर दर्ज है। एक कमरे में 80? हाँ, या एक सिंगल बेडरूम फ्लैट में 46, या एक शराब की भट्टी के पते पर 68 वोटर। ऐसे करीब 10,452 मामले बताए गए। 10,000 से ज्यादा इस कैटेगरी में भी। चौथा है अमान्य तस्वीरें।
करीब 4132 मामलों में या तो वोटर की फोटो थी ही नहीं या फिर इतनी धुंधली थी कि पहचानना ही नामुमकिन था। बिना फोटो या पहचान योग्य फोटो के? जी ठीक है। और 5वां तरीका है फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये फॉर्म नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। जी, नए वोटर्स के लिए। पर आरोप है कि इसका इस्तेमाल करके 98 साल, 96 साल, 70 साल जैसे बुजुर्गों को भी नया वोटर बनाकर रजिस्टर कर दिया गया। अरे हाँ, बुजुर्गों को नया वोटर, हाँ, जबकि उस आयु वर्ग में मतलब 18-23 साल वाले नए वोटरों की संख्या कम दिख रही है। शकुन रानी का एक उदाहरण दिया गया है। 70 साल की महिला कथित तौर पर 2 बार रजिस्टर हुई और 2 बार वोट भी दिया। 2 बार वोट? इस तरीके से भी करीब 33,692 वोट प्रभावित होने का दावा किया गया है। तो मतलब ये 5 तरीके, डुप्लीकेट पते, फर्जी पते, थोक वोटर, अमान्य फोटो और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, ये सब मिलकर वो 1.25 लाख का आंकड़ा बनाते हैं। हाँ, लगभग ये सारे आंकड़े मिलकर करीब 1.25 लाख के आसपास पहुंचते हैं, ऐसा दावा है। तो ये तरीके दिखाते हैं कि कैसे मतलब बुनियादी डेटा में ही खामियां हैं, पते गलत, तस्वीरें नहीं, उम्र में गड़बड़ी, और आरोप ये है कि इनका इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं लगती, ये जमीनी वेरिफिकेशन की भी एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। और इसका कथित असर क्या हुआ? स्रोतों के मुताबिक अकेले महादेवपुरा में इस कथित हेरफेर से बीजेपी को 1,14,000 वोटों की बढ़त मिली। 1,14,000 की बढ़त? हाँ, और दावा यह है कि ये इतना बड़ा मार्जिन था कि इससे पूरी लोकसभा सीट का नतीजा पलट सकता था। ओह! इस पैमाने को समझने के लिए इसकी तुलना हरियाणा में जो जीत का कुल अंतर था करीब 22,000, उससे की गई है। मतलब एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा का कथित हेरफेर और पूरे राज्य में जीत का अंतर सिर्फ 22,000। ये तो बहुत बड़ा अंतर है तुलना में। बिल्कुल। और जो व्यापक दावा किया जा रहा है वो ये है कि ये सिर्फ एक सीट या एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मॉडल है। एक मॉडल? हाँ, एक तरीका जिसे कथित तौर पर देश भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग इतनी जोरों से उठ रही है। जी। और यहाँ मैं फिर से साफ कर दूं कि हम इन दावों की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में तर्क दिए गए हैं। तो सार ये निकलता है कि महादेवापुरा मामले में जो सबूत सामने रखे गए हैं उनके आधार पर मुख्य आरोप ये है कि मतदाता सूची में एक व्यवस्थित तरीके से हेरफेर किया जा रहा है, और ये चुनावी निष्ठा के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती है। जी। और जैसा कि सूत्रों का कहना है, इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग से वो सहयोग नहीं मिल रहा है जिसकी उम्मीद की जाती है या जो जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या? कि अगर मतदाता सूची, जो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो इस तरह के हेरफेर के प्रति वाकई इतनी संवेदनशील है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो फिर चुनावी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने वाले हमारे जो बाकी तंत्र हैं वो कितने मजबूत है। ये तो सोचने वाली बात है। और नागरिकों को, हम सबको चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर आखिर क्या सवाल पूछने चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है।